गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपके यूपीएससी एग्जाम को अब केवल 242 दिन बचे हैं, जस्ट 242 डेज। बाकी आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपके आसपास हो सकते हैं। आज 27 सितंबर 2023 है और आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके न्यूज़पेपर्स में है जो हमें कवर करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इन न्यूज आर्टिकल्स के साथ। और उसके पहले आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सा कोटेशन है, एंड दैट इज सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी लुकिंग फॉर इट। हेनरी डेविड थॉरो का ये एक स्टेटमेंट है, एक कोटेशन है। ये सिंपली ये कहता है कि सक्सेस उन्हें मिलती है जो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि उन्हें सक्सेस की परवाह ही नहीं होती। आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल वैसे ही चलनी चाहिए। यू नीड नॉट टू केयर अबाउट द एग्जामिनेशन और दी सक्सेस वट एवर यू आर गोइंग टू अचीव लेटर ऑन। आपका सिर्फ फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर और बेहतरीन है और आप कैसे अपने सिलेबस को बढ़िया तरीके से कवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो चलिए करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी हम यहां पे उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आज कौन से टॉपिक्स कवर किए जाने वाले हैं। जो पहला टॉपिक कवर किया जाएगा दैट विल बी आदित्य L1। ये टॉपिक द हिंदू से होगा। दूसरा प्रोजेक्ट चीता, ये टॉपिक भी द हिंदू से होगा। और तीसरा टॉपिक होगा जहां पे मेथी ग्रुप्स ने ये बोला कि कुकीज को फ्री हैंड दिया गया जिसकी वजह से मणिपुर में बहुत सारा वायलेंस हुआ। ये आर्टिकल भी द हिंदू से है। लेटर ऑन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर इन इंडिया। ये टॉपिक हम पिक कर रहे हैं पीआईबी से। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। इसको कवर किया है इंडियन एक्सप्रेस ने और हम भी कवर करेंगे। सेंटर ने अभी रोडटेप स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। इस न्यूज को हाईलाइट किया बिजनेस स्टैंडर्ड ने और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। एंजल टैक्स नॉर्म्स में बदलाव किया गया है और लाइमिट ने एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल इस पे पब्लिश किया है। तो इन सभी न्यूज़पेपर्स यानी कि द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और लाइमिट, इनका जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम यहां पे करने वाले हैं वो बहुत ही रेयर होगा आपके लिए। हम डिस्कस करेंगे इन आर्टिकल्स को बहुत ही डिटेल में, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि इंडिया के दो प्रीमियर न्यूज़पेपर्स द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस ने आज हेडलाइंस में क्या छापा है। द हिंदू के बिल्कुल फ्रंट पेज पर यह है कि जुडिशरी ने लगा दिया है आरोप कि सरकार जुडिशियल अपॉइंटमेंट को रोक रही है। अब यहां पर जुडिशरी का आरोप यह है कि सरकार उन नामों के ऊपर बैठ गई है जिनका अपॉइंटमेंट होना है और इसी वजह से जुडिशरी को नया टैलेंट नहीं मिल पा रहा है। यह आरोप सुप्रीम कोर्ट का है। सरकार का यह कहना है कि हमने तो अभी तक प्रिंट आउट भी नहीं निकलवाया है, आप क्या बात कर रहे हैं कि हम उन नामों के ऊपर बैठ गए हैं। तो जुडिशरी कहती है कि असल समस्या तो यही है ना कि आपने प्रिंट आउट भी नहीं निकलवाया है और आप साइन कर नहीं रहे हो, आप अप्रूव कर नहीं रहे हो, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे करेंगे। अगर आपको पता हो तो इंडिया में जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो जुडिशरी के हाथों में ही होता है। मतलब शुरुआत वो करते हैं लेकिन अल्टीमेटली तो अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे ना। यहां पे देखिए बनता है एक कोलेजियम और ये जो कोलेजियम है ये एक्चुअली में एक जुडिशियल ऑर्गन ही है। यहां पर एक तो होते हैं सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनकी मदद को बैठते हैं 4 सीनियर मोस्ट जज और इस लिहाज से 5 लोगों का ये बन जाता है कोलेजियम। कोलेजियम उन नामों को रिकमेंड करता है जिन्हें अपॉइंट किया जाना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये नाम चले जाते हैं किसके पास? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट वैसे तो इन नामों में कुछ खास छेड़छाड़ नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें इन नामों को अप्रूव करना होता है और अप्रूवल के बाद वो नाम जाते हैं प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उन लोगों को अपॉइंट कर देते हैं। अब देखो प्रेसिडेंट तो वही करेंगे जो सरकार कहेगी। सरकार कुछ खास छेड़छाड़ तो नहीं कर सकती, लेकिन कई बार वो अपॉइंटमेंट को डिले कर देते हैं। इससे जुडिशरी को प्रॉब्लम होने लग जाती है, स्पेसिफिकली तब जब वो नाम सरकार के मन के ना हो तो। अब यहां पर देखिए जो स्थिति है भारत की वो कुछ खास ऐसी है कि भारत में 60,72,000 केसेस तो हाई कोर्ट में ही पेंडिंग पड़े हैं और इसमें 45 लाख से ज्यादा केस तो ऐसे हैं जो कि 1 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं। यहां पर लगभग 80,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास भी पेंडिंग पड़े हैं। हाई कोर्ट में जो टोटल जजेस की स्ट्रेंथ है, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं जहां पे 25 हाई कोर्ट हैं, 1114 जजेस अपॉइंट होते हैं, जिनमें से 774 वैकेंसीज तो फिल्ड हैं, लेकिन 340 जजेस की सीट अभी भी खाली है। अगर इन जजेस को अपॉइंट कर दिया जाए तो यहां पर इन वैकेंसीज को फिल करने में थोड़ी सी, ये जो केसेस अगर फिल हो जाएं ये वैकेंसीज, तो केसेस को क्लियर करने में काफी मदद मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 34 है, जिसमें से 32 सीट्स तो फिल्ड हैं, लेकिन 2 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। तो कुल मिला के अगर अपॉइंटमेंट्स नहीं होते हैं तो होगा क्या कि जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो पड़े रह जाएंगे।
सरकार कहती है कि अपॉइंटमेंट कर देंगे तो सारे केसेस जो पेंडिंग है वो निपटा दोगे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोशिश करेंगे सब लोग मिलकर कि निपटा दें। बोले कोशिश तो आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो। तो आर्गुमेंट ये रहता है जुडिशरी का कि जितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो आपके हैं, तो आप अपना कम कर लो ना, आधे केसेस तो वैसे कम हो जाएंगे। देखिए सच्चाई यही है कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनमें 40% से ज्यादा केसेस तो सरकार खुद ही फाइल करती है। सरकार के अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं ना। अब ये केसेस ना तो सरकार बहुत सीरियसली लेती है और ना ही जुडिशरी, और ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। लेकिन नुकसान ये होता है कि इसके लपेटे में वो केसेस आ जाते हैं जो सीरियस हैं। तो ये पूरा आरोप जो जुडिशरी ने लगाया है सरकार के ऊपर, ये काफी सीरियस है। सरकार को चाहिए कि वो इन नामों को जल्दी से जल्दी अप्रूव करके प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट करवा दें, ताकि जो जुडिशियल डिले होता है हमें उससे थोड़ी राहत मिले। यहां पर देखिए जो अगला आर्टिकल बिल्कुल साइड में है, उसमें यह कहा गया है कि कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने अभी यह कहा कर्नाटका से कि आप तमिलनाडु के लिए 3000 जो क्यूसेक्स पानी होता है उसे 15 अक्टूबर तक छोड़िए। कर्नाटका यह कह रहा है देखो कावेरी नदी में इतना पानी है नहीं कि हम छोड़ दें। कावेरी नदी को लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में प्राइम विवाद रहता है, और इसे रिजॉल्व करने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने अपना अवार्ड भी दे दिया है, और इसी पर्पस से इस कमेटी को बनाया गया है ताकि पानी का जो बंटवारा है ना उसमें प्रॉब्लम ना हो। यहां पे देखिए एक न्यूज और है, जब भी दिल्ली में सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो यहां पे बहुत पोल्यूशन बढ़ जाता है, और ये पूरा आरोप किसके ऊपर लगा दिया जाता है? हरियाणा और पंजाब के ऊपर। अभी एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि पंजाब में जो वहां पे स्टबल बर्निंग होती है, जो फसलों को काटने के बाद उनका रेसिड्यू जला दिया जाता है, उसमें 50% तक की कमी आई है। हालांकि यहां पर पंजाब ने खुद का टारगेट तो 65% रखा हुआ है कि हम इतना कम करेंगे, और हरियाणा ने तो और भी बढ़िया टारगेट रखा हुआ है। इन्होंने कहा कि इस बार तो हम 0% स्टबल बर्निंग पे लेके जाएंगे, और अगर ये लोग ऐसा कर पाए तो जरूर दिल्ली वालों को थोड़ा पोल्यूशन से राहत मिल जाएगी। ईडी ने सीपीआईएम के एक लीडर को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर आरोप है एक स्कैम केस में घोटाला करने का। देखिए ईडी अपना काम सीरियसली करती रहती है, और ईडी का बड़ा खौफ भी रहता है। कई बार ईडी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा हमेशा तो नहीं होता होगा, ईडी कुछ काम तो बढ़िया तरीके से फेयरली करती ही होगी, लेकिन ईडी का खौफ मेंटेन्ड है। एक बार का किस्सा बताता हूं। एक भाई साहब जाते हैं एक बहुत ही महंगे हॉस्पिटल में, और उनका बड़ा महंगा एक ऑपरेशन होना था। हॉस्पिटल वालों ने 20 लाख का बिल बना दिया। उनके पास इतने पैसे बड़ी मुश्किल से हो सकते थे। बड़ी मायूसी के साथ उन्होंने फॉर्म भरा, और फॉर्म जब वो भर रहे थे तो वहां पे एक कॉलम था डिपार्टमेंट का, तो उन्होंने डिपार्टमेंट में क्या डाल दिया? ईडी। उसके बाद तो हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई कि ईडी वाले आ गए, तब तो बड़ा बवाल हो जाएगा। उन भाई साहब का पूरा बिल माफ कर दिया गया, और उनका ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल ने किया। उसके बाद वो समय समय पर बुलाकर उनका चेकअप करते रहे। वो बड़े खुश थे हॉस्पिटल के इस बिहेवियर से। उन्होंने एक बार अपने दोस्त से कहा कि हॉस्पिटल वालों ने बड़ा ख्याल रखा, प्राइवेट हॉस्पिटल है फिर भी 20 लाख का बिल माफ किया, और समय समय पर बुला के बड़े अच्छे से केयर भी कर रहे हैं। तो उनके दोस्त ने पूछा कि आपने डिपार्टमेंट वाले कॉलम में क्या भर दिया था? उन्होंने कहा कि मैंने तो बस ईडी लिख दिया था, शायद इस वजह से पूरा हॉस्पिटल खौफ में आ गया। मुझे नहीं पता था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इतनी इज्जत देते हैं। अब आपको पता है कि ईडी का खौफ इंडिया में कितना ज्यादा है। अब चलो ये तो मजाक की बात हो गई, इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अभी लॉ पैनल बना दिया है जो ये देखेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी कि केंद्र और राज्य के इलेक्शंस पैरेलली कैसे करवाए जाएं। आपको पता होगा कि रामनाथ कोविंद जी की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई जा चुकी है 8 मेंबर्स की, जो इस बात के ऊपर कंसिडरेशन देख रही है कि क्या भारत में साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे देश का पैसा बच सकता है और इलेक्शन स्मूथ हो सकते हैं। अब ये जो लॉ पैनल बनाया गया है इसका काम ये है कि ये बताएं कि क्या टाइमलाइन हो सकती है 2024 और 29 के इलेक्शन के लिए कि हम इन इलेक्शंस को पैरेलली करवा पाएं। तो ये तो हेडलाइन है बिल्कुल इंडियन एक्सप्रेस की। तो हमने ये देखा कि इन न्यूज़पेपर्स ने क्या हेडलाइंस रखी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इन टॉपिक्स को, और जो एक प्राइम टॉपिक द हिंदू ने कवर किया है आदित्य L1 आज के न्यूज़पेपर में, वो आपको यहां पर मिलेगा बिल्कुल इस तरीके से, असेसमेंट ऑफ स्पेस सिचुएशन डन टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ आदित्य L1। आदित्य L1 के बारे में बात करते हैं। ये साल अच्छा रहा, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। हमने सबसे पहले तो अपना चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करवाया, और फिर हमने आदित्य L1 को भी भेज दिया। आदित्य L1 अभी न्यूज में क्यों है? आदित्य L1 के बारे में न्यूज ये आई है कि आदित्य L1 एज अ स्पेसक्राफ्ट जब स्पेस में ट्रेवल कर रहा है अपने L1 पॉइंट की ओर, दैट इज लैग्रेंजियन पॉइंट 1, क्या होता है बताऊंगा। तो हमने देखा कि क्या स्पेस की सिचुएशन सब बढ़िया है।
हमारे आदित्य L1 को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है और पता चला कि सब बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आदित्य L1 हमारा पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगा जो सोलर को स्टडी करेगा, सोलर मिशन की तरह जाएगा, यानी कि सन को स्टडी करेगा। और ऐसा करने के लिए हम इसे 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर भेज रहे हैं। स्पेस में एक पॉइंट है जिसे L1 कहा जाता है, वो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और इस L1 पॉइंट तक पहुंचने में हमारे इस आदित्य L1 को 125 दिनों का समय लगाना पड़ेगा। इसके पहले अगर हमने कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी क्लास का कोई मिशन भेजा था तो 2015 में वो एस्ट्रोसैट था। क्यों भेजा था एस्ट्रोसैट, पता है क्या? बता देता हूं। हमने भेजा था उसको स्पेस में कि रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह किन सोर्सेज से आ रही है उनको स्टडी करने के लिए, तो कुल मिला के देख रेख के लिए उसे भी भेजा था। उसके बाद तो फिर ये आदित्य L1 ही जा रहा है। ये जाएगा हेलो ऑर्बिट में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के ऊपर। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 क्या होता है उसके बारे में आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे आदित्य L1 का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा आदित्य L1 सन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेगा, मतलब कि सन का कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और उनसे निकलने वाली सोलर विंड्स। यहां पे आपको अब सन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। चलो यहां दिखाता हूं आपको। देखो, हमारा सन यूं तो ऐसे बर्न करता रहता है और बाहर से देख के तो हमें ये बर्निंग्स ही दिखेंगी, लेकिन सन की एक्चुअली में कुछ लेयरिंग्स होती हैं। ये जो बिल्कुल ऊपर येलो कलर का आपको पार्ट दिख रहा है ना, इसे हम यहां पर कहते हैं सन का कोरोना, और ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है सन का, जो यहां पर येलो कलर का एकदम एक्सटर्नल लेयर आपको दिख रहा है। इसके बाहर जो ये बर्निंग्स आपको दिख रही हैं, ये एक्चुअली में सोलर फ्लेयर्स हैं जो कॉन्टिन्यूअसली निकलती रहती हैं। इस कोरोना के जस्ट नीचे एक जो पार्ट होता है, हम इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। ये दूसरा हिस्सा क्रोमोस्फीयर का है, यहां पर देखो। और ये जो तीसरा हिस्सा है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर, जो एक्चुअली में चमकता रहता है। तो ये 3 लेयर्स, यानी कि सबसे ऊपरी हिस्सा कोरोना, उसके नीचे का क्रोमोस्फीयर और उसके नीचे का फोटोस्फीयर हमें स्टडी करना है। फर्दर ये जो सोलर फ्लेयर्स कॉन्टिन्यूअसली निकल रही हैं, हमें इन्हें भी स्टडी करना है। तो ये 4 हिस्से स्टडी करने हैं बाय दिस आदित्य L1। इसकी मदद से हम सन के बिहेवियर को समझ पाएंगे, उससे निकलने वाले रेडिएशन, हीट और पार्टिकल फ्लो को, उसके मैग्नेटिक फील्ड को, जो अर्थ को इंपैक्ट करता है, सब हम बढ़िया से समझ पाएंगे बाय द मींस ऑफ आदित्य L1। बात कर लेते हैं इस लैग्रेंज पॉइंट के बारे में भी, जो बड़ा परेशान करता रहता है। लैग्रेंज पॉइंट कुछ भी नहीं है, यहां पर हमारा सन है और सन से काफी दूरी पर स्थित है अर्थ। तो हम ये कोशिश करते हैं कि सन और अर्थ के बीच में हम एक पॉइंट ढूंढ लें जहां पे सन और अर्थ का ग्रेविटेशन न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब कि यहां पर हम कोई ऑब्जेक्ट अगर सेटल डाउन कर देंगे तो वो ना तो धरती की ओर खींचेगा और ना ही सन की ओर। इसका फायदा ये होगा कि वो स्टेबल रहेगा और बिना एनर्जी कंज्यूम किए आराम से स्टडी करता रहेगा। ऐसे 5 पॉइंट्स हमने अर्थ और सन के बीच में ढूंढे हैं और उनको एक साइंटिस्ट लैग्रेंज के नाम पर L1, L2, L3, L4 और L5 नाम दे दिया है। उनके देखो अलग अलग एंगल्स हैं। आप देखो ये 5 L पॉइंट्स हैं। इस वाले मैप को अभी मत देखना, चक्कर आ जाएगा, गिर जाओगे। इस वाले मैप को देखो ध्यान से। ये है हमारी अर्थ और ये है सन। तो अर्थ और सन के बीच में ये एक पॉइंट है L1। यहीं पर हमारा आदित्य L1 जा रहा है। यहां जाने के बाद ये सिचुएट हो जाएगा, लोकेट हो जाएगा, और इस पॉइंट पर लोकेट हो जाने के बाद फायदा ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये ऐसे चक्कर लगाता रहता है पॉइंट, ठीक है। नाउ यहां से सन को बहुत ही क्लियरली देखा जा सकता है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ना एक्लिप्स आए ना कोई और ऑब्जेक्ट बीच में आता है। तो कॉन्टिन्यूअसली L1 से आप सन को ऑब्जर्व कर सकते हो। और हमारा आदित्य L1 सन के बहुत नजदीक थोड़ी जाएगा, जाएगा तो जल्द नहीं जाएगा। L1 पे भेजेंगे, यहीं पे बिठा के सन को स्टडी करवाएंगे। अब जो L2 पॉइंट है वो तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है। इससे सन को तो बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना आसान नहीं होता, लेकिन हम बाकी के स्पेस को बहुत बढ़िया तरीके से L2 पॉइंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो L1 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अर्थ और सन के बीच में एक ऐसा पॉइंट, वैसे इस तरीके के L1 पॉइंट हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में होते हैं, हम तो अभी अर्थ और सन की बात कर रहे हैं। तो L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशन न्यूट्रल हो जाता है और बढ़िया तरीके से सन को हम बिना इंटरप्शन के ओवरसी कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहीं पर सोहो स्पेस टेलीस्कोप भी लोकेट किया गया है। L2 बाकी डीप यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत आसान है। वहां पे हम सोलर पावर का इस्तेमाल करके कोई भी ऑब्जेक्ट रन कर सकते हैं और इससे हम डीप स्पेस को स्टडी कर सकते हैं। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, वो L2 पॉइंट पर ही भेजा गया है स्पेस को स्टडी करने के लिए। L1, L2 और L3 पॉइंट जो हैं वो यहां पर अनस्टेबल हैं, मतलब उनकी लोकेशन थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है और इसीलिए थोड़ा बहुत थ्रस्ट आपको चाहिए होगा अपने स्पेसक्राफ्ट में उसे स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन यहां पर देखो L3 जो है ना, वो
सन के ऑपोजिट साइड में है। यहां पर देखो, अब पहली बात तो यहां से यानी कि अर्थ से L3 पॉइंट पर जो कि ऑपोजिट साइड में होता है। अब आपको लगेगा कि जब धरती चक्कर लगाएगी तो इस साइड आ जाएगी L3 के पास, नहीं, जब धरती चक्कर लगा के इस साइड आएगी ना तो L3 घूम के इस तरफ आ जाएगा, इसीलिए तो ये रोटेटिंग वाला लगाया है। L3 अर्थ के ऑपोजिट साइड में है। पहली बात तो इतनी दूर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर भेज देंगे तो भेजने के बाद ना उससे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना मुश्किल होगा। तो L3 पॉइंट का अभी तक कोई यूज हमें समझ में आता नहीं है। हो सकता है भविष्य में हमें कोई स्पेस कॉलोनी बनानी हो, स्पेस में एक पूरा शहर बसाना हो, तो उसके लिए L3 पॉइंट बड़ा सूटेबल होगा। सिमिलरली L4 और L5 पॉइंट जो कि काफी स्टेबल हैं, उनका भी अभी हम अच्छे से यूज नहीं कर पाए हैं, लेकिन भविष्य में इनका इस्तेमाल जरूर समझ में आ जाएगा, जहां पर हो सकता है कुछ बहुत बड़ी स्पेस स्टैब्लिशमेंट इन L4 और L5 पॉइंट्स पर लगाए जाएं। तो ये तो पूरा मामला आदित्य L1 और इन L पॉइंट्स के बारे में। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो प्रोजेक्ट चीता के बारे में है। 6 एडल्ट चीता अभी तक मर चुके हैं पहले ही ईयर में, जब से चीता को रिलोकेट किया गया है प्रोजेक्ट चीता के तहत। 12 चीता को भारत में लाया गया था, चूंकि चीता नेचुरली इंडिया में नहीं होते, जिसमें से 7 मेल थे और 5 फीमेल थी, जिसमें से ये चीता साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए थे। ये दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था, जहां पे हमने किसी कार्निवोर स्पीसीज को किसी दूसरे देश में इंट्रोड्यूस किया। प्लान तो ये था कि 5 से 10 एनिमल हम हर साल और इंट्रोड्यूस करेंगे, जब तक कि इंडिया में एक सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन चीता की ना आ जाए। हिस्टोरिकली इंडिया में एशियाटिक चीता रहा करते थे, लेकिन हमने उनका भर भर के शिकार किया। कुछ लोगों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए शिकार किया, तो कुछ लोगों ने अपनी रॉयल्टी मेंटेन करने के लिए। 1952 में आखिरी बचे 3 चीता को मार दिया गया और उसके बाद से भारत में चीता की पॉपुलेशन खत्म हो गई। लेकिन अब हम चिंतित हैं और इसीलिए चीता की पॉपुलेशन को इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया गया। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 12 चीता लाए गए और उन्हें हमने रखा मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में, जहां पर ट्रेडिशनली चीता रहा करते थे। ये देखो इंडिया का मैप है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है और इस लोकेशन पे कुनू नेशनल पार्क है। हमें लगा यहाँ का एटमॉस्फेयर उनके लिए अच्छा है। उसमें से एक चीता ने कुछ छोटे छोटे बच्चों को जन्म भी दिया, लेकिन अभी तक सिचुएशन ये है कि 3 तो जो चीता लाए गए थे, साशा, उदय और दक्ष, इनकी मौत हो चुकी है, और वो जो बच्चे छोटे छोटे जन्म ले चुके थे उनमें से भी 3 की मौत हो चुकी है। तो टोटल 6 चीता मर चुके हैं। सभी अलग अलग कारणों से मरे हैं। कारण यही समझ में आता है कि वो नए एटमॉस्फेयर में अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुनू नेशनल पार्क के पास 20 चीता आ चुके थे, जिनमें से 6 की मौत हो गई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एपेक्स बॉडी है प्रोजेक्ट चीता को ओवरसी करने के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करती है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं चीता को बचाने की। चीता कंजर्वेशन फंड भी बनाया गया है। एशियाटिक चीता देखिए IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जबकि अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है। चीता की पॉपुलेशन को हमें इंडिया में बचाना होगा, नहीं तो हम री इंट्रोडक्शन के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्ट चीता के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें। तो क्या इस तरीके के जीवों के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है? ऑफ कोर्स पूछती है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वायरल और स्नो लेपर्ड, इनमें से कौन सा नेचुरली भारत में पाया जाता है? ये क्वेश्चन लास्ट में फिर पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। यहां पर देखिए हमारा जो अगला आर्टिकल है वो एक्चुअली में इस अवार्ड के बारे में है। लेट्स सी, दिस इज मैती ग्रुप्स और कुकी ग्रुप्स के बीच में जो पूरा विवाद चल रहा है उसके बारे में है। न्यू दिल्ली ने कुकी आर्म्ड ग्रुप्स को एक फ्री हैंड दे दिया और इसकी वजह से मैतीस के ऊपर काफी एट्रोसिटीज हुई। ये आरोप है एक मैती एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का। कुकी और मैती नाम की 2 ट्राइबल कम्युनिटीज मणिपुर में रहती हैं। मणिपुर का ये एरिया है, आप देखो इंडिया के मैप में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। मणिपुर में मई के फर्स्ट वीक से वायलेंस शुरू हो गया। मई के फर्स्ट वीक से जो वायलेंस मणिपुर में शुरू हुआ उसके पीछे रीजंस क्या थे? जो इमीडिएट रीजन था वो तो सिंपली ये था कि मेती पॉपुलेशन जो एक्चुअली में मेजॉरिटी में है, उन्हें एसटी का स्टेटस देने का मन बनाया गया और इस बात का विरोध किया गया कुकी ट्राइब के द्वारा। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और इसी प्रोटेस्ट के रिजल्टेंट वहां पे वायलेंस शुरू हो गया। मैती और कुकी ग्रुप्स आमने सामने आ गए और उसके बाद काफी वायलेंस हुआ, जिसमें रिपोर्टेड डेथ्स अभी तक 80 हैं। और यहीं पर एक केस आया था जहां पे 2 विमेन को बिना कपड़ों के परेड करवाया गया था, जिसके बाद पूरे भारत में बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन ये तो इमीडिएट रीजन था जहां पे मैतीज को एसटी का स्टेटस दिया जा रहा था। इसके पहले भी देखो मैतीज प्रीडोमिनेंटली वेस्टर्नाइट कम्युनिटी हैं, जबकि कुकीज
प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं। इनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन इनके पास ज़्यादा लैंड एरिया है। इस लिहाज से जो मैतीज हैं वो मेजॉरिटी में होने के बावजूद इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं। इस बात को लेकर इनमें डिससेटिस्फैक्शन रहता है और यही कारण है कि ये लोग एसटी का स्टेटस मांग भी रहे थे। तो इनके बीच की जो इकोनॉमिक रिफ्ट है जो बहुत पुरानी है, ये बड़ा कारण है दोनों के बीच की समस्याओं का। बाकी ये एसटी का मामला, एसटी स्टेटस का मामला तो इमीडिएट रीजन बना, उसके बाद इंटरनेट शटडाउन रहा और वायलेंस चलता रहा। इस वायलेंस में अभी जो न्यूज आई है वो यही है कि मैथ्यू ग्रुप्स का आरोप है कि कुकी ग्रुप्स को फ्री हैंड दिया गया, जिसकी वजह से ये वायलेंस शुरू हुआ। इनके बीच की जो प्रॉब्लम्स है वो कॉलोनियल रूल के दौरान ही इनमें जो गैप्स क्रिएट किए गए थे उसकी वजह से है। प्रेजेंटली ये कुकी और मैथ्यू ग्रुप्स अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर आपको पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलेंगे। हालांकि ये मेजरली आपको मणिपुर में मिलते हैं, जहां पे जो कुकीज हैं उनकी पॉपुलेशन कुछ और पॉपुलेशन के साथ जो एथनिक ग्रुप से मिला के 30% हो जाती है, जिन्हें कुकी जू कहा जाता है। कुकी ग्रुप के लोगों ने मैतीज के एचटी स्टेटस का विरोध करना शुरू किया था। जो मैतीज हैं वो मणिपुरी में मैतीज के नाम से जाने जाते हैं। ये अराउंड 53% हैं मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन, यानी कि मेजॉरिटी में है। ये नॉन ट्राइबल हिंदूज हैं, मतलब बहुत मेजॉरिटी में ये ट्राइबल्स नहीं हैं, और ये हिंदुइज्म के वैष्णवाइट कल्ट को फॉलो करते हैं। तो ये तो पूरा मामला कुकीज एंड मैतीज का रहा। नाउ हमारा अगला आर्टिकल नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर के बारे में है। इंडिया में मेडिसिन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। इसीलिए वैसी दवाइयाँ जिनके ऊपर किसी न किसी ने पेटेंट ले रखा होता है, हम उसकी जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं। सरकार कोशिश ये कर रही है कि हमारे खुद के यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो ताकि हम बढ़िया और नई दवाएं बना सकें। इसी के लिए सरकार ने अभी नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर इन इंडिया लॉन्च किया, और इसके साथ ही एक स्कीम भी तैयार की गई है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रमोशन दे, कोऑर्डिनेशन दे, जो भी बेसिक एमिनिटीज नीडेड हैं इन रिसर्चेस के लिए, एजुकेशन ऑन ट्रेडिंग का काम करें, कोऑपरेशन करवाएं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इस सभी मामले को देखेगा और इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। इंडस्ट्री जो हमारे फार्मा सेक्टर की है वो 120 से 130 बिलियन डॉलर तक जा सकती है अगले डिकेड में, लेकिन ये तब होगा ना जब हमारे मेडिसिन सेक्टर में इनोवेशन होगा और हम अच्छी दवाएं खुद बना पाएंगे, और इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमें फोकस तो करना ही पड़ेगा। नाउ जो प्रिप प्रोग्राम शुरू किया गया है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, इस पूरी स्कीम के 2 कंपोनेंट हैं। पहले कंपोनेंट के तहत हम वो इंफ्रा डेवलप करेंगे जिसकी मदद से ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, और दूसरे कंपोनेंट के तौर पे हम 6 प्रायोरिटी एरिया डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि हम न्यू केमिकल एंटिटीज लगाएंगे जिनसे दवाएं बनती हैं, हम जेनरिक बायोसिमिलर्स क्रिएट करेंगे, जैसे किसी ने एक दवा किसी एक कंपोनेंट से बनाया है तो वैसा सिमिलर कंपोनेंट कौन सा है जिससे वो दवा बन सकती है ताकि कोई पेटेंट क्लेम ना कर ले। हम मेडिकल डिवाइसेस बनाएंगे जो इंडिया में बहुत महंगी मिलती हैं। स्टेम सेल थेरेपी जो काफ़ी पॉपुलर और नया सेगमेंट है मेडिसिन का, उस पर रिसर्च होगी। ऑर्फन ड्रग्स बनाए जाएंगे, कुछ ऐसी रेयर डिसीज होती हैं जो इंडिया में कुछ ही हज़ार लोगों को होंगी। इन दवाओं को अगर आप बना भी दो तो ये बहुत ज़्यादा बिकती नहीं है और बहुत महंगी होती हैं, लेकिन इनसे कुछ लोगों की जान चली जाती है जिन्हें बचाया नहीं जा सकता। उन्हें ऑर्फन ड्रग कहते हैं, जिन्हें खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो क्योंकि ये रेयर डिसीजेस के लिए होती हैं। इनमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़रूरी है, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए भी दवाएं चाहिए। यहाँ पर हम असिस्टेंस देंगे इंडस्ट्रीज़ को, MSMEs को, स्टार्टअप्स को कि वो ऐसी दवाएं क्रिएट करें। क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं। 2012 में ये सवाल पूछा गया। आपको सेशन के लास्ट में ये क्वेश्चन मैं देने वाला हूं जो आप सॉल्व करेंगे। अगला आर्टिकल दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में है। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है उनके सिनेमा में कंट्रीब्यूशन को लेकर। इस तरीके के अवार्ड्स के ऊपर यूपीएससी ने 2020 ऑनवर्ड्स 19 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन पूछने शुरू किए हैं। पहले तो कन्वेंशनल यूपीएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछती थी, लेकिन जो ये वहीदा रहमान जी हैं ये पद्मश्री और पद्म भूषण भी अवार्ड ले चुकी हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की कैटेगरी में आता है ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड। धुंधीराज गोविंद फड़के, जिन्हें इंडियन सिनेमा का फादर कहा जाता है, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र मूवी 1913 में बनाई थी, उन्हीं के ऑनर में यह अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है। यह इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी का हाईएस्ट ऑनर होता है। इस अवार्ड को उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया हो। इसकी शुरुआत तो देखिए 1969 से ही हो जाती है। इसमें एक स्वर्ण कमल, एक 10 लाख रुपए का कैश प्राइज, एक सर्टिफिकेट, एक सिल्क की एक रोल होता है और एक शॉल दी जाती है। देविका रानी को 1969 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था, तो 1969 में ही हमने इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया।
इस तरीके के अवार्ड्स के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है और 2023 में ही मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, इन सब अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। नाउ हमारा अगला आर्टिकल रोडटेप स्कीम के बारे में है। रोडटेप स्कीम जो सरकार ने लॉन्च किया था उसे 9 और महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। रोडटेप स्कीम, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। नाम से समझ में आ रहा है, रेमिशन का मतलब होता है छूट। किसके ऊपर? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ऊपर। क्यों? जो प्रोडक्ट्स आपने एक्सपोर्ट किया है उसके लिए। जब इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है तो सरकार उसे इंसेंटिव देना चाहती है ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत होता है। इसके लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई हुई थी जिसका नाम था MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। लेकिन इस स्कीम को लेकर WTO रोने लगा। उसने बोला नहीं नहीं, ये स्कीम आपकी खराब है, बेकार है, आप इसको मत कंटिन्यू करो। बाकी कई सारे देश भी कंप्लेन करने लगे कि इंडिया ने MEIS स्कीम लॉन्च कर दी है, वो अपने एक्सपोर्टर्स को पैसा दे रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा हो नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि MEIS स्कीम के तहत सरकार 2% से लेकर 7% तक छूट दे देती थी एक्सपोर्ट के ऊपर। ये लोगों को बड़ा खलता था, WTO को भी। और दूसरा, इसमें सीधे सीधे एक्सपोर्टर्स को पैसा दे दिया जाता था। चूंकि ये WTO से कंप्लाई नहीं कर रही थी तो सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया और इसकी जगह पर रोडटेप स्कीम को लॉन्च किया। इसमें हमने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ किया। जैसे हम इसमें इतनी ज्यादा छूट नहीं देते, इसमें जो छूट दी जाती है वो 0.5% से 4.3% तक दी जाती है, तो थोड़ी हमने छूट कम कर दी। इसके अलावा हम इसमें सीधा सीधा पैसा नहीं देते, बल्कि जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग इंपोर्ट भी करते हैं। तो जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको सरकार को ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जब आप इंपोर्ट करोगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके एक्सपोर्ट के ऊपर सरकार आपको एक स्क्रिप्ट दे देगी, एक सर्टिफिकेट मान लो, जिसको ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। सपोज करो कि आपने जब एक्सपोर्ट किया तो इस एक्सपोर्ट के बदले में आपको सरकार ने बेनिफिट के तौर पे 100 रुपए का स्क्रिप्ट दे दिया। अब जब आप इंपोर्ट करोगे और आपको 100 रुपए ड्यूटी पे करनी है ना, तो आप पैसे मत दो, जो एक्सपोर्ट पे 100 रुपए का स्क्रिप्ट मिला है उसी से अपना टैक्स पे कर लो। तो अब आपको इसमें पैसे नहीं मिलते। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे आप रेड बस से बुक करो तो वो आपको 200 रुपए का कूपन दे देगा, लेकिन वो केवल तभी यूज होगा जब वापस से रेड बस से आप बस को बुक करोगे। वो आप पैसे यूज नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे लोग आपको कूपन दे देते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक्सपोर्ट पर दिए जाने वाला एक कूपन है। तो इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा मिल रहा है। क्या इस तरीके के पार्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? देखिए, इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन यहां पर 2020 में पूछा गया। चलिए हम अब अपना आखिरी आर्टिकल देखते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। एंजल टैक्स, यहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वैल्यूएशन मेथड फिर से रिव्यू किया है एंजल टैक्स के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको एंजल टैक्स के बारे में बताता हूं और फिर बताता हूं कि सरकार ने किया क्या है। एंजल का मतलब होता है परी। आप लोगों ने एंजल्स की कहानियां सुनी होंगी, परियों की। और अगर वो एंजल मेल हो तो आप उसे क्या बोलोगे? परा कह दो। फीमेल है तो परी, मेल है तो परा। अब एंजल आपके लिए कौन होता है? जो आपकी हेल्प करे, आपको ब्लेस करे। जब कोई नया नया स्टार्टअप खुलता है ना, उनको कोई इन्वेस्ट नहीं करता, उनको कोई पैसा नहीं देता, क्योंकि पता नहीं है ना कि वो फायदा देंगे कि नहीं देंगे। फिर कुछ लोग निकल के आते हैं, कहते हैं ठीक है, यू आर स्टार्टअप, मुझे आपके आइडिया पे भरोसा है, हम आपको पैसा देंगे। और ऐसे लोगों को एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है, क्योंकि उन स्टार्टअप्स के लिए तो वो एंजल ही हुए ना, जो देवदूत की तरह प्रकट हुए और उन्होंने उस स्टार्टअप को पैसा दे दिया। तो ऐसे लोगों को एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। अब जब एंजल इन्वेस्टर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार इनके ऊपर टैक्स क्यों लगा देती है? अब इसका अपना कारण है। कारण ये है क्योंकि कई बार ये एंजल इन्वेस्टर ऐसे स्टार्टअप्स को पिक करके अपनी ब्लैक मनी वाइट कर लेते हैं। और सपोज करो कि एक जो नई कंपनी खुली है, कंपनी ए, उसके एक शेयर का जो प्राइस है वो 5 रुपए है। वो लोग एक शेयर के बदले में 100 रुपए दे रहे हैं, जबकि उतना तो उस कंपनी का वैल्यूएशन भी नहीं है, जस्ट टू कि वो कन्वर्ट कर सके अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में। दूसरा, अब इन स्टार्टअप्स को ये जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी फंड करते हैं अपना ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए। तो ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ये वैसे तो अच्छा काम करते हैं, स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं, इससे स्टार्टअप्स को फायदा होता है जिनको कोई पैसा नहीं देता। लेकिन कई बार ये जो कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स, ये अनलिस्टेड होते हैं, तो इनके शेयर्स भी अनलिस्टेड होते हैं, तो उनकी वैल्यू को पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसी चक्कर में ये बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके ब्लैक मनी व्हाइट करते हैं और फिर सरकार इनको पकड़ती है और कहती है हम टैक्स लगाएंगे। अब टैक्स कैसे लगाया जाता है? वो कहते हैं कि सपोज करिए कि इस कंपनी के एक शेयर की रियल वैल्यू 5 रुपए है और आपने अगर इस 5 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट किया है तो हम आपको टैक्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने 5 रुपए के ऊपर उनकी वैल्यू लगाकर उनको
इन्वेस्ट किया है तो जो आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है ना, हम उस पर आपको 30% तक टैक्स कर देंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि आपकी ब्लैक मनी है। हम पता तो नहीं कर सकते, लेकिन हम टैक्स लगा देंगे। अब ये कैसे पता करें कि कंपनी जो है उसके शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? उसी के लिए सरकार ने 5 अलग अलग तरीके बताए हैं, जैसे कि कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले समय में, ये कितना अच्छा करेगी, या कंपनी ने अभी कुछ समय पहले 5 रुपए में अपने शेयर बेचे थे तो अगले 90 दिनों के लिए उसका प्राइस ऑटोमेटिकली 5 रुपए फिक्स हो जाएगा। तो आप जो रियल वैल्यू है उससे ज्यादा अगर पैसे इन्वेस्ट करते हो किसी अनलिस्टेड शेयर में तो आप गए, आपके एक्स्ट्रा पैसे के ऊपर आपको टैक्स किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करके आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके प्रोविजंस फाइनेंस एक्ट ऑफ 2023 में भी कर दिए गए। अब यहां पे वही एंजल टैक्स दिया गया है कि एंजल टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो किसी अनलिस्टेड कंपनी में लगाए गए इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स किए जाते हैं। कोई अनलिस्टेड कंपनी है जिसके शेयर्स मार्केट में नहीं है, कोई एंजल इन्वेस्टर आया पैसा लगा दिया, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा है तो टैक्स किया जाएगा। इसके लिए प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 में थे और बाद में ये प्रोविजंस 2012 के फाइनेंस एक्ट में भी आ गए। 30% तक 30.9% तक टैक्स इंपोज किया जा सकता है अगर एक्स्ट्रा वैल्यूएशन पर टैक्स लगाया गया है। ऑब्जेक्टिव तो यही है कि अनअकाउंटेड मनी इंडियन मार्केट में ना आए, उसे रोका जा सके। तो ये तो पूरे आर्टिकल्स हमने आज के डिस्कस किए। मैं आपको इन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे आंसर करो कमेंट बॉक्स में। 2012 का क्वेश्चन है ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वैरल, स्नो लेपर्ड, इनमें से कौन सा इंडिया में नेचुरली पाया जाता है? मुझे आपका जवाब चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एक का ABCD जो आपको सही लगता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो रीसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव आया, वैसे क्वेश्चन 2012 का है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में 3 स्टेटमेंट यहां पर गिवन है, ठीक है। और ये रीसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट है उसका पार्ट है कि नहीं है? इसके जरिए नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए जाएंगे। दूसरा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाएगा। तीसरा कि टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड बनाया गया है जिसे TADF कहते हैं। आप बताओ कि जो तीनों स्टेटमेंट गिवन है यहां 2012 की इस पॉलिसी इनिशिएटिव के बारे में कौन सा सही है, कौन सा गलत? आंसर करना 2 का 1, 2, 3 कौन सा? तीसरा क्वेश्चन 2020 का ये क्वेश्चन है UPSC प्रीलिम्स का कि इंटरनेशनल ट्रेड जो इंडिया में हो रहा है एट प्रेजेंट, उसके बारे में स्टेटमेंट बताओ। इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो कम है इंपोर्ट से, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। दूसरा, इंडिया का जो इंपोर्ट है आयरन एंड स्टील में, केमिकल फर्टिलाइजर और मशीनरी में, वो हाल के सालों में घटा है। इन मामलों में हमारा इंपोर्ट घट रहा है। तीसरा ये है कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो सर्विसेज में है वो उसके सर्विसेज के इंपोर्ट से ज्यादा है। और चौथा कि इंडिया ओवरऑल ट्रेड अकाउंट डेफिसिट फेस कर रहा है। बताओ इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत? नहीं पता तो गूगल करो, लेकिन आंसर बताओ, क्योंकि इससे आप 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे ना। तो आप इन करंट अफेयर्स के ऊपर दिए गए इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूं कि आप इन सेशंस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी करंट अफेयर्स को लेकर बिल्कुल टारगेटेड है। हम बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पिक कर रहे हैं। उन टॉपिक्स को पिक करते वक्त हम एक्सट्रीम कवरेज ले रहे हैं जो बहुत ही रेयर है। द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव मिनट सब कवर किया जा रहा है। एट द सेम टाइम हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि वो टॉपिक्स पिक हों जो UPSC में कंटिन्यूअसली पूछे गए हैं, ताकि आप बिल्कुल टारगेटेड प्रिपेयर करें और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ उसे एनालाइज भी कर पाएं। और आप इनकी प्रैक्टिस ऑफ कोर्स करेंगे तो आंसर करिए इन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आपके साथ फिर से कल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।